Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. This video is about John Keats and P.B. Shelley. In this video, we will see important facts related to these writers. Now we will see about John Keats, then Shelley. John Keats coined the term negative capability. Negative capability जो term है इसको किसने coin किया है? तो John Keats ने coin किया है. इस वीडियो में आप लोग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसी पे बेस्ड ये सारे फैक्ट्स है, तो वही आप लोगों को लाकर यहाँ पे रखा गया है, दिया जा रहा है सो दैट कि आप लोगों का एक तरह से रिवीजन हो जाए और प्रिपरेशन भी हो जाए। तो वीडियो को जरूर आप लोग लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सेकेंड फैक्ट्स देखते हैं। देयर इज अ स्ट्रेंज यूनियन ऑफ चेंज एंड स्टेसिस इन टू ऑटम which Keats himself termed as stationing। तो देखिए यहाँ पे टू ऑटम जो कि जॉन किट्स का वन ऑफ द ओड है, उसके बारे में क्या कहा गया है कि उसमें चेंज और स्टेसिस के यूनियन देखने को मिलते हैं और उन यूनियन को किट्स ने क्या टर्म किया है? स्टेशनिंग टर्म किया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओड टू ऑटम में जॉन किट्स ने स्ट्रेंज यूनियन प्रेजेंट किया है चेंज और स्टेसिस का, जिसको जॉन किट्स ने नाम दिया है स्टेशनिंग। ला बेल डेम सेंस मर्सी इज अ लिटरेरी बैलेड। ला बेल डेम सेंस मर्सी जो है वो लिटरेरी बैलेड है जॉन किट्स का। तो बैलेड मीन्स आप लोग को पता है कि 4 लाइन स्टेंजा की पोएम होती है और इसमें जो क्या होता है कि कोई ना कोई स्टोरी जो होती है पोएम के रूप में प्रेजेंट की जाती है बैलेड में। तो ला बेल डेम सेंस मर्सी वन ऑफ द लिटरेरी बैलेड है किसकी? जॉन किट्स की। लामिया बेस्ड ऑन बर्टन्स द एनाटॉमी ऑफ मेलांकोली। लामिया जो वर्क है जॉन किट्स का वो किस पर बेस्ड है? तो याद रखेंगे थॉमस बर्टन का एक वर्क है द एनाटॉमी ऑफ मेलांकोली करके। उसी वर्क को इन्होंने क्या किया है, किट्स ने अपना लामिया वर्क जो है लिखा है। तो याद रखेंगे जॉन किट्स ने लामिया वर्क लिखा है कहाँ से मोटिवेट होकर, इंस्पायर्ड होकर? थॉमस बर्टन के द एनाटॉमी ऑफ मेलांकोली से। वी गेट रेफरेंसेस ऑफ ड्राइड, फ्लोरा एंड रूथ इन ओड टू अ नाइटिंगेल। तो यहाँ पे ये 3 टर्म याद रखेंगे, ड्राइड, फ्लोरा एंड रूथ। ये कहाँ देखने को मिलता है? किट्स का जो वो ओड है ओड टू अ नाइटिंगेल, वहां पे ये तीनों वर्ड्स के रेफरेंस आपको देखने को मिलेंगे। द फॉल ऑफ हाइपेरियन इज एन एपिक पोएम। द फॉल ऑफ हाइपेरियन जॉन किट्स का वर्क है और ये एक एपिक वर्क है। किट्स डाइड ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस। जो जॉन किट्स है इनकी डेथ कैसे होती है? तो ट्यूबरक्यूलोसिस से होती है। अब आप सोचेंगे इतने सिंपल फैक्ट्स पूछे जाते हैं, तो यस ऑब्वियसली जो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछे जाते हैं और ये उसी में पूछे गया हुआ फैक्ट्स है, तो वहीं से हमने इसको लिया है। इन लामिया, लामिया इज एन इंचेंट्रेस हाफ वुमेन एंड हाफ स्नेक। लामिया जो किड्स का वर्क है इसमें एक लामिया नाम की कैरेक्टर होती है एंड शी इज व्हाट? शी इज एन इंचेंट्रेस। और वो जो इंचेंट्रेस है लामिया वो हाफ वुमेन होती है और हाफ स्नेक के फॉर्म में होती है। किट्स फर्स्ट पोएम इज ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। तो किट्स का पहला वर्क है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। याद रखेंगे जॉन किट्स का सबसे पहला वर्क है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। पोर्फायरो एंड मैंडेलिन आर लवर्स इन द ईव ऑफ सेंट एग्नीस। जॉन किट्स का वन ऑफ द खूबसूरत पोएम है द ईव ऑफ सेंट एग्नीस करके। इसमें 2 कैरेक्टर हैं पोर्फायरो और मैंडेलिन, तो बोथ आर एज लवर्स इन दिस पोएम। किट्स टॉमस्टोन रेड्स हियर लाइज वन whose name was read in water। जॉन किट्स के जो टॉम्स है यानी कि जो कब्र है उस पे जो लाइन लिखी गई है तो वो लाइन है here lies one whose name was read in water। Next we will see Ode on a Grecian Urn contains the tone and thematic elements of the classical ode। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किट्स का वो कौन सा ओड है जिसमें जो क्लासिकल ओड होते हैं उसके टोन और थीम देखने को मिलते हैं, थीमेटिक एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं।
कहाँ से? क्लासिकल ओड से। तो दैट इज ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। और ये बहुत अच्छी पोएम है, इसे आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये पोएम हो गया, ओड टू नाइटिंगेल हो गया, ठीक है। ये तो कुछ ऐसे ओड्स हैं जॉन किट्स के जिसके बारे में बहुत डिटेल स्टडी करने की जरूरत होती है, क्योंकि डिटेल में उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अभी आगे आने वाले फैक्ट्स में भी आपको बहुत सारे फैक्ट्स मिलेंगे इस वर्क को लेकर, ओड ऑन ग्रेसियन अर्न को लेकर। तो बहुत अच्छे फैक्ट्स यहाँ पर डिस्कस किए गए। अब नेक्स्ट देखते हैं। The bold lover in Ode on a Grecian Urn need not grieve because he love and her beauty have become eternal. Ode on Grecian Urn से क्वेश्चन है जिसमें एक्चुअली ये पोएम क्या होता है, एक अर्न होता है, ठीक है। उस अर्न में वो ग्रेसियन अर्न होता है, ग्रीक का होता है, और वो पुराना सा एक अर्न होता है। उसको देखकर किड्स जो होते बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो जाते हैं, और इंस्पायर्ड होकर उन्होंने ओड लिख दिया उस अर्न पर, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न करके, जिसमें पिक्चर दिखाया गया है कि एक बोल्ड लवर है जो अपने जो बिलवेड होते हैं उसका पीछा करता है। तो यहाँ पे वही किड्स कहते हैं कि उस बोल्ड लवर को रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसका जो लव होगा और उसकी बिलवेड की जो ब्यूटी होगी वो इटर्नल हो चुका है, अमर हो चुका है इस ग्रेसियन अर्न में। जॉन किट्स इज पोएट ऑफ 19th सेंचुरी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु इज नोन एज द पोएट ऑफ 19th सेंचुरी, तो दैट इज जॉन किट्स। और अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पोएट के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो एडमंड स्पेंसर, ठीक है। लेकिन 19th सेंचुरी के पोएट कौन है, तो दैट इज जॉन किट्स। नेक्स्ट देखते हैं, ओड टू ऑटम इज एन एग्जांपल ऑफ होरेसियन ओड। इट हैज बीन क्वेश्चन दैट कि ओड टू ऑटम जो है किस तरह के ओड का एग्जांपल है, तो होरेसियन ओड का एग्जांपल है। बिकॉज यू नो दैट कि जो ओड होते हैं उसके कई काइंड्स होते हैं, जिसमें होरेसियन ओड होता है, पिंडारिक ओड होता है। तो ओड टू ऑटम होरेसियन ओड का एग्जांपल है। क्यों एग्जांपल है? क्योंकि यू बेटर नो दैट कि जॉन किट्स जो है वो ग्रीक जो भी कल्चर है, मिथ है और स्टाइल ऑफ राइटिंग है, उससे बहुत ज्यादा वो इम्प्रेस्ड होते हैं, दैट इज व्हाई। इसाबेला और द प्लॉट ऑफ बाशिल इज अ वर्जन ऑफ अ टेल फ्रॉम बोकासियो। एक वर्क है जॉन किट्स का, दैट इज टाइटल इसाबेला, और उसका सेकंड टाइटल है द प्लॉट ऑफ बाशिल। कहा जाता है कि ये जो वर्क है किट्स ने किससे इंस्पायर्ड होकर लिखा था, बोकासियो का जो वर्क है डी कैमरन, उसकी जो टेल्स हैं, कहानियां हैं, उसी का ये एक तरह से वर्जन है इसाबेला या फिर द प्लॉट ऑफ बासिल। नेक्स्ट फैक्ट क्या है, द क्वार्टरली रिव्यू ब्रूटली असर्ट किट्स सेकंड वॉल्यूम ऑफ वर्स पब्लिश्ड इन 1818। 1818 में जॉन किट्स का पोएम का सेकंड वॉल्यूम आता है, और उस सेकंड वॉल्यूम में इसाबेला वगैरह पोएम्स थे, जिसको क्वार्टरली रिव्यू जो उस टाइम पीरियड की मैगजीन थी उसने बहुत ज्यादा किड्स की क्रिटिसाइज की थी। तो याद रखेंगे हर टाइम पीरियड में कोई ना कोई मैगजीन वगैरह चलता था, तो द क्वार्टरली रिव्यू जो था वो जॉन किट्स के वर्क को क्रिटिसाइज करता था। तो यहाँ पे जो सेकेंड वॉल्यूम था किड्स का 1818 में आया था, उसको बहुत ज्यादा इस मैगजीन ने क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था। John Keats is romantic in his rallies of sensation, his feeling, his middle ages and Hellenism। तो देखिए जॉन किट्स रोमांटिक है, मतलब रोमांटिक पीरियड के ये पोएट है, और इनके पोएम में क्या क्या रोमांटिक एलिमेंट देखने को मिलता है, तो दैट इज सेंसेशन, फीलिंग्स और मिडिल एजेस, हेलेनिज्म। ये सारे एलिमेंट्स जो है जॉन किट्स के वर्क में देखने को मिलता है। That is why we can say that he is a romantic poet. Kids associated with the Cockney School of Poetry। तो देखिए ये जो टर्म है द कॉग्नी स्कूल ऑफ पोएट्री, ये क्रिटिसाइज करने के लिए, कुछ पोएट्स को क्रिटिसाइज करने के लिए ये टर्म यूज किया गया था एट द टाइम, और उसमें से किड्स भी शामिल है जिनको क्रिटिसाइज किया गया था इस टर्म को यूज करते हुए, द कॉग्नी स्कूल ऑफ पोएट्री करके। हैजलिट, किड्स, सैली, इन सारे लोगों को क्रिटिसाइज करके इनको कहा गया था द कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री।
Kids serve as an apprentice to a surgeon at Edmonton. स्टार्ट में किड्स जो थे पोएट बनने से पहले, राइटिंग स्टार्ट करने से पहले, ये एक सर्जन के अप्रेंटिस के रूप में काम करते थे एडमंटन में। तो याद रखेंगे, सर्जन के अप्रेंटिस के रूप में इन्होंने काम किया है एडमंटन में। ला बेल डेम्सन्स मर्सी depicts love between a knight and a fairy. तो ला बेल डेम्सन्स मर्सी की जो थीम है वो क्या है? वो लव है, और किसके किसके बीच? एक नाइट और एक फेरी के बीच में, जिसमें फेरी उस नाइट को धोखा दे देती है। तो यही पूरी स्टोरी है ला बेल डेम्सन्स मर्सी, जिसका मतलब होता है कि अ लेडी विदाउट मर्सी। In kids' poetic career, the most productive year was 1819. ऐसा क्यों कहा गया है? किड्स की जो पोएटिक कैरियर थी 5-6 साल की बस थी, और उसमें भी 1819 जो था बहुत ही इम्पोर्टेंट था इनके लिए। Why it was so important? क्योंकि 1819 में इनके 6 ओड्स आते हैं, जिसमें ओड ऑन अग्रेसिव अर्न है, ओड टू नाइटिंगेल है, ओड टू मेलांकोली है, ओड टू ऑटम है, ओड टू साइकी है, और इस तरह से ये करके 6 ओड्स जो हैं 1819 में इनके कंपोज होते हैं, और जो कि 1820 में पब्लिश किए जाते हैं। तो इस वजह से ये जो ईयर है किड्स की लाइफ के लिए, किड्स की करियर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, द टर्म हिप्पोक्रेन as used by kids means both the fountain of the horse and a spring sacred to the muses. तो यहाँ पे हिप्पोक्रेन एक वर्ड यूज किया है किड्स ने अपने एक पोएम में, जिसका मतलब होता है, क्या होता है? फाउंटेन ऑफ होर्स, ठीक है, फाउंटेन ऑफ होर्स, और स्प्रिंग सैक्रेड टू द म्यूसेस, मतलब वो स्प्रिंग मतलब एक छोटी सी नदी होती है माउंटेन एरिया में, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग। तो जो सेक्रेड स्प्रिंग है म्यूसेस के लिए वो है, और साथ में फाउंटेन ऑफ होर्स, तो जो हॉर्स है उसके फाउंटेन, ये दोनों ही हिप्पोक्रेन का मतलब है। यानी हिप्पोक्रेन जो टर्म है उसका मतलब है फाउंटेन ऑफ होर्स और स्प्रिंग सैक्रेड टू द म्यूसेस, और इस हिप्पोक्रेन टर्म को किड्स ने यूज किया है अपने पोएम में, और इसका मतलब आप लोग जाने गए हैं, फाउंटेन ऑफ होर्स और स्प्रिंग सैक्रेड टू द म्यूसेस। किड्स रिगार्डेड शेक्सपियर as the prime example of negative capability. देखिए नेगेटिव कैपेबिलिटी जो टर्म है किड्स ने तो दिया ही था, और शेक्सपियर को किड्स क्या मानते हैं कि ये प्राइम एग्जांपल है नेगेटिव कैपेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि एक राइटर जो होता है वो अपने वर्क से बिल्कुल डिटैच होता है, मतलब उसकी पर्सनल फीलिंग उसके वर्क पे क्या होता है, इम्पैक्ट नहीं करता है। तो राइटर क्या होता है, अपनी पर्सनल चीजों को साइड में रख लेता है, और जो वर्क की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग वो डायलॉग्स वगैरह या कहानियां जो भी है उसको प्रेजेंट करता है। तो ऐसा निगेटिव कैपेबिलिटी मत है, क्योंकि आप शेक्सपियर के जो भी प्लेस वगैरह हैं आप उनको पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, मैकबेथ वगैरह कुछ भी आप पढ़िए, उसमें आपको लगेगा ही नहीं पढ़ के कि कहीं भी राइटर की अपनी पर्सनल कोई ओपिनियन भी है। नेक्स्ट देखते हैं, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, अ पोएम ऑफ 42 स्टेंजास रिटन इन 1819 इज इन स्पेंसिव स्टेंजास। तो याद रखेंगे इनका जो वर्क है द ईव ऑफ सेंट एग्नेस एक पोएम है 42 स्टेंजा के, 1819 में लिखा गया है, और ये स्पेंसिव स्टेंजा में लिखा गया है। जो स्पेंसिव स्टेंजा होती है वो 9 लाइन की होती है। द आइलैंड सिटी ऑफ लैटमस फिगर्ड इन एंडेमियन, एक आइलैंड है जिसका नाम है लैटमस, और ये जो लैटमस आइलैंड है किड्स के किस वर्ड में देखने को मिलता है, एंडेमियन में, ठीक है। तो याद रखेंगे एंडेमियन में लैटमस आइलैंड का जिक्र है। इन ओड टू अ नाइटिंगेल 1820 किड्स क्लेम्स टू बी हाफ इन लव विद द पीस दैट कम्स विद डेथ। देखिए ओड टू नाइटिंगेल जो कि 1890 में लिखा गया है और 1820 में पब्लिश हुआ है, तो किड्स इसमें क्या क्लेम करते हैं, टू बी हाफ इन लव विद द पीस दैट कम्स विद डेथ। ये कहते हैं कि मृत्यु के साथ जो पीस आती है ना वो इन्हें बहुत पसंद है।
किसको? किड्स को। तो डेथ के साथ जो पीस मिलती है, शांति मिलती है, उसके साथ इनका बहुत कनेक्शन है किड्स का। तो यही ये प्रेजेंट करना चाहते हैं O2 और नाइटिंगेल में। नेक्स्ट देखते हैं, किड्स पोएट्री इज डिवॉइड ऑफ द रिवोल्यूशनरी स्पिरिट। किड्स की पोएट्री में आपको रिवोल्यूशनरी स्पिरिट नहीं देखने को मिलेगा। ये रिवोल्यूशनरी स्पिरिट किसके पोएट्री में देखने को मिलेगा? तो पीबी शैली में देखने को मिलेगा। वर्ड्सवर्थ में भी कहीं ना कहीं फ्रेंच रिवोल्यूशन का इम्पैक्ट देखने को मिलता है, बट किड्स इज द ओनली राइटर हु वाज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच रिवोल्यूशन। इस चीज को याद रखेंगे कि किड्स एकमात्र ऐसे राइटर थे अपनी एज के, रोमांटिक पीरियड के एकमात्र पोएट थे जिनके ऊपर फ्रेंच रिवोल्यूशन का इम्पैक्ट आपको नहीं देखने को मिलता है। बाकी सैली हुए, वर्ड्सवर्थ हुए और शादी हुए, बायरन हो गए, ये सब लोग कहीं ना कहीं कॉलरिज हुए, सब लोग कहीं ना कहीं फ्रेंच रिवोल्यूशन से प्रभावित होते हैं। तो किड्स की पोएट्री में आपको रिवोल्यूशनरी स्पिरिट नहीं देखने को मिलेगा। किड्स डेडिकेटेड एंडेमियन टू थॉमस चैटरटन। किड्स ने अपना वर्क एंडेमियन किसको डेडिकेट किया था? थॉमस चैटरटन को, याद रखेंगे। Kids addresses the Grecian urn as an Attic shape because it was from Greece. किड्स ने ग्रेसियन अर्न को एटिक शेप के रूप में एड्रेस किया था। क्यों? क्योंकि ये ग्रीस को बिलोंग करता था। ठीक है, तो एशियंट ग्रीस को बिलोंग करने की वजह से एटिक शेप बोला है किसको? ग्रेसियन अर्न को। किसने? किड्स ने। According to kids, the urn will remain as a friend to man when old age shall this generation waste. किड्स क्या कहते हैं कि जो ग्रेसियन अर्न है, जिसकी बात इन्होंने अपनी ओड में कहा है, O2 ग्रेसियन अर्न में, तो ये कहते हैं कि वो अर्न ह्यूमन बीइंग का फ्रेंड बना रहेगा हमेशा के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि व्हेन ओल्ड एज सेल दिस जनरेशन वेस्ट, जब पुरानी एज, ठीक है, खत्म हो जाएगा और ये जनरेशन जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है वो बर्बाद हो जाएगी, तो ये जो अर्न है ना, वो पुरानी एज की जो ब्यूटी है उसको रिप्रेजेंट करेगी। दैट इज वाई किड्स ने कहा है कि अर्न क्या होगा? हमेशा के लिए ह्यूमन बीइंग का फ्रेंड बना रहेगा। आगे देखते हैं, द अर्न इज डिस्क्राइब्ड एज अ सिल्वन हिस्टोरियन एंड एटिक शेप, अ कोल्ड पेस्टोरल। अर्न को किस किस रूप में किड्स ने डिस्क्राइब किया है? सिल्वन हिस्टोरियन के रूप में, एंड एटिक शेप के रूप में पहले देख चुके हैं, और कोल्ड पेस्टोरल के रूप में। तो ये जो तीनों फ्रेज है किड्स ने यूज किया है अर्न के लिए, याद रखेंगे। कौन कौन से फ्रेज हैं? सिल्वन हिस्टोरियन, एटिक शेप, कोल्ड पेस्टोरल। दिस वर यूज्ड फॉर अर्न by Keats in his poem Ode to the Grecian Urn. The mysterious priest leads the heifer to a green altar in Ode to a Grecian Urn. तो देखिए, Ode to Grecian Urn में एक मिस्टीरियस प्रिस्ट होता है, वो हेफर को लेकर जाता है एक ग्रीन एल्टर में सेक्रीफाइस करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे पिक्चर उन्होंने अर्न में देखा था, बस वही सब ये बताते हैं और बहुत खूबसूरती के साथ प्रेजेंट करते हैं। बिकॉज वी नो दैट कि किड्स को हर छोटी छोटी चीजों में ब्यूटी नजर आती है। इसी तरह से अर्न के अंदर भी जो पिक्चर डिपिक्ट किए गए थे उसमें भी उनको ब्यूटी दिखा और उन्होंने एक ओड लिख डाला। पिक्टोरियल क्वालिटी इज एसोसिएटेड विद जॉन किड्स। तो पिक्टोरियल क्वालिटी क्या होता है? वो जॉन किड्स से एसोसिएटेड है। इसमें क्या होता है ना कि वर्ड पिक्चर प्रेजेंट की जाती है, मतलब जो भी ऑथर होते हैं, पोएट होते हैं, वो क्या करने की कोशिश करते हैं कि वर्ड के फॉर्म में पिक्चर आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। मीन्स जो भी कुछ ये डिस्क्राइब करते हैं ऐसा लगता है कि वो पिक्चर के रूप में हमारे सामने आ रहा है। जैसा कि इन्होंने अर्न के बारे में क्या किया, प्रेजेंट किया है, तो अर्न में बताया है कि कैसे एक लवर एक बिलवेड का पीछा कर रहा है, कैसे हेफर को सेक्रीफाइस किया जा रहा है, तो वो सब पिक्चर के रूप में हमारे आंखों के सामने नजर आने लगे। दैट इज कॉल्ड पिक्टोरियल क्वालिटी, और ये जॉन किड्स से एसोसिएटेड है।
इसकी डेथ होती है 26 की एज में। द ओर्स ऑफ किड्स आर रेगुलर, तो ये भी फैक्ट्स क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। इनकी डेथ 26 की एज में होती है और इनका जो पोएटिक कैरियर था 5-6 साल का बस था। इनके जितने ओर्स हैं वो रेगुलर ओर्स के रूप में जाने जाते हैं। थीम ऑफ लव एंड रिडेम्पशन मर्सी इज अ फैटल मैजिकल लव luring man to his doom। लव एंड रिडेम्पशन मर्सी का जो थीम है वो फैटल है, मैजिकल लव है, ल्यूरिंग मैन टू हिज डूम। मतलब इसमें फैटल है, फैटल मतलब कि दैट इज रिस्क फॉर लाइफ, और मैजिकल लव मतलब जादुई लव, और लालच करना मतलब एक आदमी लालच में पड़ जाता है, मैजिकल लव के अंडर में कंट्रोल में आ जाता है और इससे उसका विनाश हो जाता है। नेक्स्ट है हाइपेरियन इज इन थर्ड वॉल्यूम। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि हाइपेरियन का पब्लिकेशन किस वॉल्यूम में होता था। तो किड्स की जो थर्ड वॉल्यूम आती है पोएट्री के, उसी में हाइपेरियन का पब्लिकेशन होता है। किड्स आल्सो विक्टिम ऑफ रेप ऑन द नकल्स व्हिच मींस सेवर क्रिटिसिज्म। तो देखिए रेप ऑन द नकल्स इसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा किसी का क्रिटिसाइज करना, और किड्स इसके शिकार थे। तो याद रखेंगे रेप ऑन द नकल्स का मतलब सेवर क्रिटिसिज्म, और जिसका शिकार कौन था, किड्स। किड्स हैड लाइसेंस ऑफ फार्मासिस्ट एपोथेकेरी बट नेवर प्रैक्टिसेस इट। किड्स के पास फार्मासिस्ट की लाइसेंस थी, डिग्री थी, उसके बाद भी इन्होंने इसको कभी प्रैक्टिस नहीं किया, मतलब यूज नहीं किया, प्रैक्टिकल रूप में इसे प्रोफेशन के रूप में यूज नहीं किया, क्योंकि इन्होंने अपना करियर बना लिया था राइटिंग का। किड्स ट्रांसलेटेड एनिड। किड्स ने एनिड जो वर्क है, क्लासिकल वर्क है, इसका ट्रांसलेशन किया था। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं किड्स को लेकर हम लोग क्या कर चुके हैं, डिस्क्राइब कर चुके हैं। आगे फिर देखते हैं और भी कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पे, तो देख लेते हैं। द मोस्ट नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किड्स पोएट्री इज सेंसोसनेस। तो किड्स की पोएट्री की सबसे बड़ी एलिमेंट क्या है, दैट इज सेंसोसनेस। तो याद रखेंगे खासियत है किड्स की पोएट्री की, विशेषता है सेंसोसनेस। Kids says a feverish attempt rather than a deed accomplished about Hyperion। हाइपेरियन जो इनका वर्क था किड्स का, उसको लेकर इन्होंने क्या कमेंट किया है, a feverish attempt rather than a deed accomplished। Kids dropped the first stanza of Ode to Melancholy। किड्स ने Ode to Melancholy का पहला स्टेंजा ड्रॉप कर दिया था। मतलब इन्होंने जितने स्टेंजास लिखे थे उसमें से जो पहला स्टेंजा था उसको इन्होंने पब्लिश नहीं कराया था, Ode to Melancholy का। Endymion is the story of a young shepherd loved by the moon goddess, taken from Greek mythology। Endymion क्या है, एक स्टोरी है यंग शेफर्ड की, एंड दैट यंग शेफर्ड वाज लव्ड बाय अ मून गॉडेस। तो मून गॉडेस जो थी उनके द्वारा दैट यंग शेफर्ड वाज लव्ड। और फिर ये ग्रीक मैथोलॉजी से लिया है एंडीमियन की स्टोरी। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि एंडीमियन की स्टोरी ग्रीक मैथोलॉजी से लिया गया है, और सेकंड थिंग इसमें जो स्टोरी है यंग शेफर्ड की है, और दैट यंग शेफर्ड वाज लव्ड बाय द मून गॉडेस बिकॉज ही वाज वेरी स्मार्ट, हैंडसम। लव एंड मर्सी combines two poetic forms lyric and ballad। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लव एंड मर्सी जो है उसमें पोएट्री के दो फॉर्म से, मींस ये लिरिकल पोएम भी है और साथ में बैलेड भी है। क्लोजिंग लाइन ऑफ ओड टू नाइटिंगेल इज फ्लेड इज दैट म्यूजिक डू आई वेक और स्लीप। तो ओड टू नाइटिंगेल की ये क्लोजिंग लाइन है, फ्लेड इज दैट म्यूजिक डू आई वेक और स्लीप। Ode to Autumn contains lavish natural imagery। Ode to Autumn में जो इमेजरी प्रेजेंट की गई है दैट इज लेविश और नेचुरल है। तो ये सारे फैक्ट्स किड्स को लेकर थे। अब आगे की स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे शैली से रिलेटेड फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और फिर अपने ओपिनियन बताइए कि ये यूजफुल है कि नहीं आप लोगों के लिए। और इसके पहले किड्स और शैली पे एक और वीडियो आ चुका है,
एक ही वीडियो नहीं, इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं इनको लेकर। तो इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने जो ओपनिंग लाइंस है, मतलब ओपनिंग लाइंस नहीं कहेंगे, इंपॉर्टेंट जो लाइंस थे किड्स और सेली के पोएट्री के, वो आप लोगों ने देखा है और अभी फैक्ट्स देख रहे हैं। और इसके पहले आप जाके प्लेलिस्ट में देखेंगे कि इनके बारे में पूरी डिटेल्स में वीडियो अवेलेबल है, तो उसे आप चाहें तो डिटेल स्टडी के लिए कैरी कर सकते हैं। तो सैली को लेकर फर्स्ट फैक्ट देखते हैं। ओड टू द वेस्ट विंड इज रिटन इन टर्जा रीमा। क्वेश्चन पूछा गया था कि ओड टू वेस्ट विंड किस पैटर्न में लिखा गया है, तो टर्जा रीमा में लिखा गया है। प्रोमेथेस अनबाउंड इज द पोएटिक ड्रामा पब्लिश्ड इन 1820 इन 4 एक्ट्स। तो प्रोमेथेस अनबाउंड जो कि लिरिकल ड्रामा है, एक पोएटिक ड्रामा है सैली की, इसको पब्लिश कराया था उन्होंने 1820 में। 4 एक्ट्स में ये वर्क है। तो याद रखेंगे कितने एक्ट्स में ये प्रोमेथेस अनबाउंड है, 4 एक्ट्स में है। और इन ग्रीक मैथोलॉजिकल फिगर प्रोमेथेस हु डिफाइज द गॉड्स एंड गिव्स फायर टू ह्यूमैनिटी फॉर व्हिच ही इज सब्जेक्टेड टू इटर्नल पनिशमेंट एंड सफरिंग एट द हैंड्स ऑफ ज्यूज। तो ये ग्रीक मैथोलॉजी पे डिपेंड है प्रोमेथेस अनबाउंड, जिसमें एक कैरेक्टर है प्रोमेथेस जो गॉड्स के ऑर्डर को, रूल्स को डिफाई कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, और ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या करता है, गॉड के अगेंस्ट ह्यूमन बीइंग को मोटिवेट करता है, एक तरह से भड़काता है उनको, उनके अगेंस्ट करता है। और इसकी वजह से जो प्रोमेथेस है उसे बहुत पनिशमेंट मिलती है, उसे बहुत सफर भी करना पड़ता है, और किसके हाथों, ज्यूज के हाथों। तो यही इस प्रोमेथेस अनबाउंड की स्टोरी है। F.R. Lewis criticized Shelley vehemently in the modern age. तो मॉडर्न एज में शैली को किसने क्रिटिसाइज किया था, तो दैट इज F.R. Lewis ने। The revolt of Islam was originally titled as Laon and Sithna, composed in 1870 in 12 cantos. The revolt of Islam जिसका सेकेंड टाइटल है लाओन एंड सिथना। एक्चुअली लाओन एंड सिथना ओरिजिनल टाइटल है द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम का, जो कि 1870 में कंपोज्ड हुआ था, 1817 में। और इसमें टोटल कितने कैंटोस हैं, 12 कैंटोस हैं द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम में। और इसका ओरिजिनल टाइटल भी याद रखेंगे, लाओन एंड सिथना। स्प्रिंग ब्रेज इज रिफर्ड एज द एज्यूर सिस्टर ऑफ द वेस्ट विंड इन ओड टू द वेस्ट विंड। तो देखिए यहाँ पे स्प्रिंग ब्रिज को एज्योर सिस्टर कहा है, किसका, वेस्ट विंड का, ओड टू द वेस्ट विंड में। तो ओड टू द वेस्ट विंड में एज्योर सिस्टर कौन है, स्प्रिंग ब्रिज, किसका, वेस्ट विंड का एज्योर सिस्टर। तो वेस्ट विंड का एज्योर सिस्टर कौन है, स्प्रिंग ब्रिज। Ozymandias is one of the most anthologized poem. Ozymandias was an alternate name of the ancient Egyptian pharaoh. Ozymandias जो है सोनेट है सैली की, तो बहुत ही फेमस सोनेट है ये सैली की, याद रखेंगे। और ये एंथोलॉजिस्ट पोएम है। इसमें कहानी जो है एक इजिप्टियन फरो की कहानी, इजिप्शियन फरो की, एशियन इजिप्शियन फरो, जो कि ओजिमेंडस के नाम पे इस पोएम में जाना गया है। तो याद रखेंगे ओजिमेंडस जो है वो एक अल्टरनेट नेम है, किसका, एशियन इजिप्शियन फरो का। द ओपनिंग लाइन जो है इस पोएम की वो है, आई मेट अ ट्रेवलर फ्रॉम एन एंटिक लैंड। तो मेरी मुलाकात एक ट्रेवलर से हुई है जो बिलोंग करता है एक एंटिक लैंड से, यानी कि एक एशियंट साम्राज्य से। लेटर बिकेम एन एंथ्रोग्राफी रिटन इन नैरेटिव फॉर्म बाय अमिताभ घोष। और इसी ओजिमेंडस को लेकर अमिताभ घोष ने भी एक नैरेटिव वर्क प्रेजेंट किया है। तो क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, द मास्क ऑफ एनार्की इज अ ब्रिटिश पॉलिटिकल पोएम फॉलोइंग द पीटरलू मसाकर ऑफ दैट ईयर। ब्रिटिश अ मास्क ऑफ एनार्की सैली का एक ब्रिटिश पॉलिटिकल पोएम है। सैली ने ये पोएम क्यों लिखा, क्योंकि उसी साल में एक घटना घटी थी और उस घटना का नाम है पीटरलू मसाकर। ठीक है, तो जिस ईयर में द मास्क ऑफ एनार्की पब्लिश्ड हुआ था, लिखा था सैली ने, उसी साल पीटरलू मसाकर की घटना हुई थी।
तो ये जो वर्क है सैली का, ये ब्रिटिश पॉलिटिकल पोएम है। द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ इज अनफिनिश्ड वर्क। तो सैली का वो कौन सा वर्क है जो कि अनफिनिश्ड है? तो दैट इज द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ। A vindication of natural diet, a refutation of deism, the necessity of atheism, ये सारे सैली के कुछ इंपॉर्टेंट एसेज हैं। तो सैली ने पोएम के साथ साथ एसेज भी लिखे हैं। डिफेंस ऑफ पोएट्री करके उनका एसे है, फिर अ विंडिकेशन ऑफ नेचुरल डाइट है, अ रिफ्यूटेशन ऑफ डेइज्म है, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म है। और द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म के लिए ही सैली को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्या किया गया था, निकाला गया था, और साथ में इनके फ्रेंड को भी, क्योंकि इन्होंने ये पंपलेट जो ऐसे है ना, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, ये पंपलेट के फॉर्म में छपवा कर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था पूरे यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड में, और इसकी वजह से दोनों लोगों को ऑक्सफोर्ड से निकाल दिया गया, सैली और उनके फ्रेंड को। Ethness is a pastoral elegy written on the death of Keats in 1821. In 55 Spenserine stanza of 9 lines each, total 495 lines. तो एडोनिस जो है कि एक पेस्टोरल एलिजी है, जॉन किट्स की डेथ पे लिखा है सैली ने 1821 में, ठीक है। और इसमें टोटल 55 स्टेंजाज हैं, और वो स्टेंजाज कौन से हैं? स्पेंसरिन स्टेंजाज हैं, 9 लाइन्स की है। किट्स ने भी कोई पोएम लिखा था ना स्पेंसरिन स्टेंजा में, तो याद करिए कौन सा पोएम था। और सैली का जो पोएम है एडोनिस से स्पेंसरिन स्टेंजा में 9 लाइन्स इसमें होते हैं, और टोटल इस पोएम में 495 लाइन्स हैं। The autumnal tone that Shelley wishes to replicate through his works is sweet thought in sadness. तो शैली ने अपने वर्स में, अपने वर्क में ऑटोमनल टोन प्रेजेंट किया है, और दैट इज स्वीट थॉट इन सैडनेस, मतलब दुख में भी जो स्वीट थॉट आते हैं। The wild spirit in Ode to the West Wind is called destroyer and preserver because it makes the existing leaves fall and keeps the seeds safe in winter bed to sprout again in spring. तो देखिए Ode to the West Wind में जो वाइल्ड स्पिरिट है उसको डिस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर दोनों के रूप में प्रेजेंट किया गया। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रॉयर इसलिए क्योंकि जो पत्तियां हैं उसको ये गिरा रहा है और खत्म कर रहा है, और इसको प्रिजर्व क्यों कहा गया है? क्योंकि जो सीड्स है, जो पेड़ों से, प्लांट से सीड्स गिर रहे हैं, उसको ये क्या करता है, विंटरी बेड में यानी कि नीचे जमीन पे सुला देता है, दबा देता है, और जब स्प्रिंग सीजन आता है तो वो जो सीड्स है वो स्प्राउट होने लगते हैं, निकलने लगते हैं, अंकुरण उनका होने लगता है। इस तरह से वाइल्ड स्पिरिट को प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर दोनों कहा गया है। तो याद रखेंगे डिस्ट्रॉयर क्योंकि पत्तों को ये गिरा रहा है, और प्रिजर्वर क्योंकि ये सीड्स को सुरक्षित नीचे जमीन पे गाड़ दे रहा है। The Cenci is a verse tragedy in 5 acts published in 1819, modeled after Shakespearean tragedy. तो देखिए प्रोमेथेस अनबाउंड जो कि लिरिकल ड्रामा है शैली का, उसके अलावा इन्होंने एक ट्रेजिक वर्क लिखा है दैट इज सेंसी, और ये 5 एक्ट्स में है। इसका पब्लिकेशन हुआ था 1819 में, और जो द सेंसी है वो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के मॉडल पे है, यानी कि शेक्सपियर ने बहुत सारे ट्रेजेडी लिखे हैं, तो उन ट्रेजेडी का जो स्टाइल था, मॉडल था, उसी पे द सेंसी भी है, क्योंकि ये 5 एक्ट्स है और 5 एक्ट्स की वर्स ट्रेजेडी है। पब्लिश कब होता है? 1819 में। हेलास इज इंस्पायर्ड बाय द ग्रीक वॉर ऑफ लिबरेशन। हेलास शैली का वर्क है, और ये द ग्रीक वॉर ऑफ लिबरेशन है, उसी से ये प्रभावित था। तो ग्रीस में वॉर हुआ था, लिबरेशन का वॉर हुआ था, उसी से प्रभावित होकर शैली ने हेलास लिखा था। Shelley contributed quality of ideality, freedom and spiritual audacity. तो शैली ने लिटरेचर में ये 3 चीजें ऐड किया है, आइडियलिटी को, फ्रीडम को और स्पिरिचुअल ऑडेसिटी को। और टू स्काईलार्क, इसकी राइम स्कीम है ABABB। 1820 में ये पब्लिश होता है। 21 स्टेंजा है इसमें टोटल, और 5 लाइन्स की स्टेंजा है। शुरू के जो 4 लाइन्स है उसके जो मीटर है ट्राइमीटर है,
और जो लास्ट लाइन है, मतलब हर स्टेंजा का लास्ट लाइन, दैट इज फिफ्थ लाइन, वो आयम्बिक हेक्सामीटर में है। और हेक्सामीटर को आपको पता है अलेक्जेंड्राइन भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे ओटो स्काईलार्क के बारे में ये सभी फैक्ट्स। क्या क्या? राइम स्कीम ABA-BB 1820 में पब्लिश हुआ था। 21 स्टेंजा है, 5 लाइंस की हर स्टेंजा है। शुरू के 4 लाइंस जो हैं वो ट्रोचेक ट्राइमीटर में है, और लास्ट जो 5th लाइन है वो एम्बिक हेक्सामीटर में, जिसे अलेक्जेंड्राइन भी कहा जाता है। Sally in Ode to the West Wind compares himself to the wind as timeless, sweet and proud. This ode was 5 stanzas. सैली का ओड टू द वेस्ट विंड, जिसमें सैली ने खुद को कंपेयर किया है विंड से, और कंपेयर करते हुए कहा है खुद को टाइमलेस, स्विफ्ट और प्राउड। ओड टू द वेस्ट विंड में ये जो कि तर्जा रिमा में लिखा गया था, कितने टोटल स्टेंजास हैं? तो 5 स्टेंजास हैं। The first image that Sally visualized in the Ode to the West Wind is of an enchanter. तो देखिए हर स्टेंजा में सैली ने क्या किया है? एक इमेज को प्रेजेंट किया है, विजुलाइज किया है। तो पहले स्टेंजा में जो इमेज इन्होंने प्रेजेंट किया है सैली ने, वो एक इंचेंटर का होता है। सेकेंड स्टेंजा में मिनेट का होता है। थर्ड स्टेंजा में द ब्लू मेडिटेरियन का होता है। फोर्थ स्टेंजा में कामरेड का होता है, कामरेड ऑफ द वॉन्डरिंग। और फिफ्थ स्टेंजा में द स्पिरिट फायर्स का होता है। तो क्वेश्चन तो सिर्फ अभी तक यही पूछा गया है कि पहले जो फर्स्ट इमेज है, यानी कि फर्स्ट स्टेंजा में जो इमेज है वो क्या है? तो वो एक इंचेंटर का है। लेकिन हो सकता है नेक्स्ट टाइम में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ किसी के बारे में पूछ दे तो आप लोग याद रखेंगे। सेकेंड में मिनेड है, थर्ड में द ब्लू मेडिटेरियन, फोर्थ में कामरेड ऑफ द वॉन्डरिंग, फिफ्थ में द स्पिरिट फायर्स। Sally asked the west wind to be a trumpet of prophecy by the incantation of his words. Sally ने वेस्ट विंड से कहा है कि भाई तुम प्रोफेसी के ट्रम्पेट बन जाओ, इनकेंटेशन ऑफ हिज वर्ड्स, अपनी वर्ड्स के माध्यम से शैली क्या कहते हैं वेस्ट विंड को कि भाई तुम ट्रम्पेट बन जाओ, किसके? प्रोफेसी के। According to Sally, the west wind is breath of autumn. Sally के अनुसार जो वेस्ट विंड है वो ऑटम की ब्रीथ है। Autumn is पतझड़ ऋतु। In the poem Ode to the West Wind, dirge means a song sung for dead person. तो dirge टर्म आया है Ode to the West Wind में, और उस dirge का मतलब क्या होता है कि सॉन्ग जो कि एक डेड पर्सन के लिए गाया जाए। एक्चुअली एलिजी भी क्या होता है? शायद सॉन्ग ही होता है, लेकिन dirge में एग्जैक्ट एक डेड पर्सन के लिए गाते हैं। तो काफी अच्छे फैक्ट्स आप लोगों ने देख लिए, आगे और देखेंगे। और ये लास्ट स्लाइड है जिसमें हम लोग देख लेते हैं क्या क्या फैक्ट्स हैं। द वेस्ट विंड अवेकन बाय ब्लू मेडिटेरियन। तो ओड टू द वेस्ट विंड में द वेस्ट विंड को कौन जगाता है? ब्लू मेडिटेरियन। Sally prays to the west wind to lift him as a wave, a cliff, a cloud. Sally ओड टू द वेस्ट विंड में वेस्ट विंड से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम मुझे लहर की तरह उठा लो, एक पत्ती की तरह उठा लो, एक क्लाउड की तरह उठा लो। Because Sally was very sad with this world. In his boyhood days, Sally would try to outstrip the sky speed of the west wind. तो अपने बॉयहुड में सैली क्या करते थे? वेस्ट विंड के जो स्काई स्पीड थे उसको ट्राई करते थे। Sally settled in Pisa, Italy and wrote his best poetry. तो कहाँ पे रहकर सैली ने अपनी बेस्ट पोएट्री लिखे? पीसा, दैट इज लोकेटेड इन इटली। पीसा का जो वो झुका हुआ मीनार है, 7 वंडर में से एक था ना, याद रखेंगे, ऐसे रिकॉल हो जाएगा। मैरी सेलीज फादर वाज विलियम गॉडविन, अ फेमस फिलोसफर। अब सोचेंगे कि ये पीबी सेली में मैरी सेली कहाँ से आ गई? तो मैरी सेली पीबी सेली की वाइफ है, इसीलिए ये फैक्ट्स आ गया है। और इनके जो फादर इन लॉ थे, यानी कि मैरी सेली के फादर विलियम गॉडविन, और शैली के पीबी सेली के फादर इन लॉ विलियम गॉडविन, वो एक फिलोसफर थे। और विलियम गॉडविन से सैली जो थे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, तो इसीलिए इन्फ्लुएंस्ड होकर विलियम गॉडविन के साथ घर इनका आना जाना, उनसे मिलना रहता था। और वहीं पे इनकी मुलाकात हो जाती है मैरी से, जो कि विलियम गॉडविन की बेटी होती है, डॉटर होती है।
और फिर वहीं से इनके बीच में फिर स्टार्ट होते हैं। फिर वहां से दोनों लोग भाग जाते हैं इटली, शादी कर लेते हैं। तो याद रखेंगे, मैरी शेली वाइफ ऑफ पीबी शेली। मैरी शेली ने एक नॉवेल लिखा है साइंस फिक्शन, दैट इज फ्रैंकेनस्टाइन। और मैरी शेली की जो मदर होती हैं वो भी ऑथर थी। अकॉर्डिंग टू शेली, इंटेलेक्चुअल ब्यूटी इज रीजन पुशिंग अवे इमोशंस। शेली के अनुसार जो इंटेलेक्चुअल ब्यूटी होती है वो इमोशंस को, ठीक है, क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल ब्यूटी इज रीजन पुशिंग अवे इमोशंस, तो इमोशंस को दूर करती हैं इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। एलिस्टर इज आल्सो कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। 1816, 740 lines. Shelley presented this poem without a title to his friend Thomas Love Peacock. तो एलिस्टर जो कि शेली का वन ऑफ द वर्क है, तो उसके बारे में देखते हैं। इसका सेकंड टाइटल है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, 1816 का वर्क है, 740 लाइन है इसमें टोटल। शेली ने इस पोएम को अपने फ्रेंड थॉमस लव पिकॉक को दिखाया था, तब इन्होंने इसको कोई टाइटल नहीं दिया था, तो इसका टाइटल बाद में दिया जाता है एलिस्टर, और दूसरा टाइटल द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। द विच ऑफ एटलस इज रिटेन इन ब्लैंक वॉज 78 स्टेंजास, ओटावा रिमा। तो द विच ऑफ एटलस शेली का वर्क है, ब्लैंक वर्स में इसको इन्होंने लिखा है। टोटल 78 स्टेंजा है इसमें, 78 स्टेंजा है, और ओटावा रिमा में इन्होंने लिखा है 8 लाइन की स्टेंजा। शेली वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय विलियम गॉडविन, पहले डिस्कस कर दिए हैं कि विलियम गॉडविन जो कि फिलोसफर थे, शेली के फादर इन लॉ भी बाद में बने, तो ये इनसे प्रभावित थे। एशिया's कैरेक्टर इन प्रोमेथस अनबाउंड, प्रोमेथस अनबाउंड जो कि शेली का लिरिकल ड्रामा है, तो इसमें एक एशिया नाम की कैरेक्टर होती है। शेली सपोर्ट्स बाइगेमी इन प्रोमेथस अनबाउंड, तो शेली ने अपने किस वर्क में बाइगेमी को सपोर्ट किया है, तो दैट इज प्रोमेथस अनबाउंड। इसी वजह से तो शेली को रिवोल्यूशनरी पोएट कहा गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, और थोड़ा सा वीडियो लंबा तो हुआ है, बट काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे किड्स और शेली को लेकर, तो डिस्कस करना जरूरी भी था। आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही सही फैक्ट्स थे, यहाँ से आपके जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो आई होप, इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड करना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइल।